हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जीओसी का लेक्चर नंबर 18 और इस लेक्चर नंबर 18 में हम स्टडी करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम पढ़ेंगे वो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मॉलिक्यूल से रिलेट करेगी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, कभी कभी इसको बोलते हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं, कभी कभी इसको एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के नाम से भी पूछा जाता है। तो टोटल हम डिस्कशन जो करेंगे वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में होगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो सबको पता है, पहले बेसिक इसका देखते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, मान लीजिए आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, चलिए कोई ऐसा दे दिया, यहाँ पे कुछ भी लगा है। ठीक ठीक, अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है कि जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का है, हमें बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें यहाँ पे इस पे एनर्जी क्या होगी, एनर्जी गिवन। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें मॉलिक्यूल में एनर्जी देनी पड़ेगी। यही जो एनर्जी दी जाती है इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जैसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम देंगे, एनर्जी देंगे, पर्टिकुलर एनर्जी देंगे, तो वो अपने मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो क्या है अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर वो आपसे कोई पूछे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, या वो 1 मॉलिक्यूल का हो सकता है, 1 मोल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखिए, इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी एनर्जी दी जाती है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ये ऑलवेज एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब की जाए या एनर्जी दी जाए कोई भी कार्य करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर मान लीजिए बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात करें, कोई एक मॉलिक्यूल है A प्लस B, अगर ये आपस में बनते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। फिर जो एनर्जी रिलीज होती है इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और ये बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखिए, जो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है तो इसकी बात करते हैं। मान लीजिए हमने आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक, मान लीजिए हमने आपको हाइड्रोजन दे दिया। बहुत ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर होगा, एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक, अब हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, इस पे एनर्जी दे दी। क्या हो गई, हमने इस पे एनर्जी दे दी। ठीक, एनर्जी दे दी तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन, देखो एक बार क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों तरफ क्लीव हो गया। तो एक बार यहां पे, एक बार ऐसा। देखिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर थे, एक इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया। तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं वो हम गैस फेज में बात कर रहे हैं। अभी किसकी बात कर रहे हैं, गैस फेज में। ध्यान से देखिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया है एग्जाम में। अगर हम गैस फेज की बात करें तो देखिए यहां पे क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयर थे, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास चला गया, एक इस हाइड्रोजन के पास चला गया इन गैस फेज में। तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक या होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो मान के चलिए, हमारा मान लीजिए 104 कुछ भी है, मान लीजिए, चलिए हम कुछ भी मान लेते हैं कि मान लीजिए इसकी एनर्जी क्या है
x किलो कैलोरी पर मोल है। क्या है? x किलो कैलोरी पर मोल। हम डाटा पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, x किलो कैलोरी पर मोल। अब मान लीजिए हमने इसी इलेक्ट्रॉन को, यहां पे दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ दे दिया, तो ये देखिए ये गैस फेज में ही है, गैस फेज में होगी, यहां पे हमने एनर्जी दी, तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए और एक यहां पे, तो ये हो गया, देखिए ये हो गया एसिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज। एसिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज, तो एसिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, यानी इसी में क्या होता है, एसिमेट्रिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो मान लीजिए इसकी एनर्जी क्या है, y किलो कैलोरी पर मोल, प्लस में होगी क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, दे रहे हैं, तो प्लस किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, देखो क्वेश्चन ये आया था कि होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, इन गैस फेज, इन गैस फेज। तो अगर हम आपको बताएं, एक जनरल ट्रेंड बताएं, जनरल ट्रेंड की अगर बात करें तो जो एसिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी होती है, यानी एसिमेट्रिक, या इसी को क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज एनर्जी जब बोलते हैं तो ये ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, तो अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें तो ये मान लीजिए अगर ये 100 है, ये कितना है, मान लीजिए 100 है, तो ये अप्रॉक्स 400 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 400। तो ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है समझने के लिए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये लोग क्या हो गए, खुश हो गए। यहां पे क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखिए एक मॉलिक्यूल की तरफ हो रहा है, ये कह रहा भैया हम नहीं देंगे, ये कह रहा हम ले लेंगे, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होने की वजह से उसमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए उसकी एसिमेट्रिक में उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ जाती है। ये हो गया। अब अगर बात करें, ये हो गया एसिमेट्रिक। अगर हम यही क्वेश्चन आपको बता दें कि सॉल्वेंट फेज में हम ले लें, क्या ले लें, सॉल्वेंट फेज में, किसमें ले लें, सॉल्वेंट फेज में। ये क्या हो गया, 1 मिनट। देखिए अगर हम सॉल्वेंट फेज में ले लें, सॉल्वेंट फेज, अगर मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, इसी हाइड्रोजन को अगर हमने वाटर में ले लिया, तो हमेशा कौन सा क्लीवेज होता है, एसिमेट्रिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज होता है, एसिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज, या इसी में, इसी को एसिमेट्रिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा एसिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज होता है जब कोई हम एक सॉल्वेंट फेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे H प्लस बनेगा और H माइनस बनेगा। ठीक है, और जो हमारी एक एनर्जी लगेगी, मान लीजिए वो हमेशा Z है, प्लस Z। ठीक, अब यहाँ पे Z किलो कैलोरी लग रही है, तो जैसे ही अब इन तीनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये क्या होती है, ये बहुत ही लेस होती है, ये वेरी लेस होती है। क्या होती है, ये बहुत ही लेस होती है। तो एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो हमारा हमेशा एसिमेट्रिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एसिमेट्रिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गैस फेज में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिमेट्रिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन गैस फेज। ये जनरल ट्रेंड आ सकता है आपके एग्जाम में। और अगर हम बात करें तो एसिमेट्रिक सॉल्वेंट फेज में, सॉल्वेंट फेज में। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि एक जनरल आइडियल मान लीजिए 100 है, ये आपकी 400 है, तो जब हाइड्रोजन के केस में लेंगे तो ये आपकी बहुत ही कम हो जाती है, अप्रॉक्स 35 to 40 मान लीजिए हो जाती है, इतनी कम हो जाती है। तो एक जनरल ट्रेंड क्या है कि
आपको क्या करना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। आपका अगर एसिमेट्रिक गैस फेज में दिया है तो गैस फेज में हमेशा किसको प्रेफर करना है, होमोलिटिक क्लीवेज को। गैस फेज या ना ए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लीजिए CCl4, तो हमेशा आप जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको दिखता नहीं कि उसमें जैसे ही हमने गैस फेज ले लिया हमेशा क्या हुआ, वो आपका सिमेट्रिक क्लीवेज हो गया, यानी उसमें फ्री रेडिकल बन गए। क्या बन गए, ये फ्री रेडिकल बन गए। फ्री रेडिकल बन गए क्यों, क्योंकि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, वो उसी हिसाब से प्रेफर करेगा तोड़ने के लिए। यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा हो गई तो ये प्रेफर पाथवे नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने उसमें वाटर डाल दिया तो वो हमेशा आपका एसिमेट्रिक बॉन्ड क्लीवेज आपका प्रेफर करेगा इन सॉल्वेंट फेज। तो ये आपका एक जनरल ट्रेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी बहुत ही कम हो गई। ठीक, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब पढ़ लिया कि इसका हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारी प्रॉब्लम आती हैं उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, और कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं। तो इनको हम 1 बाय 1 करेंगे, बाद में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, फिर ये हमारा पूरा लेक्चर कवर हो जाएगा। तो हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फैक्टर्स होंगे, क्या होंगे, जो आपके फैक्टर्स होंगे, या हमको क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया बोल लें, क्राइटेरिया टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों के लिए। उन हम कौन कैसी हम क्राइटेरिया लगाएं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम कैसे लगानी है तो उसकी बात करते हैं। देखो, आपको मान लीजिए कोई भी एक मॉलिक्यूल दे दिया गया, तो मैं आपको बता दूं जो पहला क्राइटेरिया ये है या पहला फैक्टर्स क्या है, तो अगर हम बात करें तो पहला होगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे। तो हमें जब कभी भी क्लीवेज करना हो तो हम हमेशा उसको कैसे तोड़ेंगे, होमोलिटिक के आधार पे तोड़ेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे। फिर हम देख लेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या है और उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल देंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अभी देखना 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत लोग भागते रहते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, लगभग सब कुछ हो जाएगा। तो उसी पे आइए हम उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो अगर बात करते हैं, देखिए अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम होगी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल ले लिया, CH3H मीथेन ले लिया, और हमने आपको एक एग्जांपल ले लिया एथेन ले लिया, और एक एग्जांपल हमने आपको ये ले लिया, ठीक, और साथ में हमने एक एग्जांपल कुछ इस तरह का ले लिया। चलिए सब समझा देते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है, सबका फ्री रेडिकल बना लीजिए, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक कर दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ब्रेक कर दीजिए, इसका ऐसे, सबका कर दीजिए, आप सबको तोड़ दीजिए। तोड़ दिया, देखो जब तोड़ा तो ये क्या बना, CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल, ये बना CH3 CH2 रेडिकल प्लस H रेडिकल, ये क्या बना CH3 CH रेडिकल प्लस H रेडिकल, ये बना CH3 रेडिकल, ये। अब देखो अभी ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये जो रेडिकल बनना है, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, तो अगर हम बात करें तो ये कैसा है, ये क्या है, ये एक मिथाइल रेडिकल है, ये कैसा है, एक प्राइमरी रेडिकल है,
ये कैसा है, सेकेंडरी रेडिकल है, और ये कैसा है, टर्सरी रेडिकल है। तो अभी तक जितनी भी हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी उसमें पता है कि यहाँ से यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या हो रही है, हमेशा इंक्रीजेज होती है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, या ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। क्यों, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते जाते हैं। क्या, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अभी बस इतना बता दूं ये तरीका क्या है। अब देखो ध्यान से, इसी में ध्यान से देखो, इसको नोट रखो, ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। जब ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, तो क्या करेगा, ये इजीली ब्रेक कर जाएगा। बात समझ गए कि हम मान लो ये रिएक्शन कैरी कर रहे हैं, हमने इस पे एनर्जी दी, हमने जैसे इस पे एनर्जी दी, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो एक टर्सरी रेडिकल बन रहा था, जो इटसेल्फ क्या था, हाईली स्टेबल था। तो ये रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो गई, हमें इसे जबरदस्ती नहीं तोड़ना पड़ा, इसीलिए हमें इसमें कम एनर्जी देनी पड़ी। तो यहां पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। बात समझ गए, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या हो गया कि अब एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां से यहां क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब एक जनरल ट्रेंड समझ गए, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, आप होमोलिटिक क्लीवेज से उसका फ्री रेडिकल बनाएंगे, फ्री रेडिकल के आधार पर उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। ये पहला फैक्टर है, बाद में भी दूसरे फैक्टर्स आते रहेंगे, उनको हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर ये भी रोल वहां पे आपको भी बता देंगे, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इतना समझ गया हमें करना क्या है, कोई भी एल्केन दिया होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा, ठीक है, उसको फ्री रेडिकल बनाइए, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखिए, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, उसकी उतनी कम होगी। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, इसको नोट डाउन करें। मान लीजिए हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया, चलिए अब एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। एक ये हो गया, ठीक, हमने आपको एक ये दे दिया, और हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया, चलिए हमने ऐसा कुछ ले लिया, ठीक। अब क्या करना है, चलिए हम यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं, आर लगा लेते हैं क्योंकि थोड़ा हमें आसानी रहेगी। अब ये हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है, हमने इसको गोला कर दिया कि इस CH बॉन्ड की हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। तो हमें करना क्या है, पहले इसका फ्री रेडिकल बना लीजिए, जब इसका फ्री रेडिकल बना लिया तो ये बन गया, इसका बनाया तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, और फिर हमने जब इसको ब्रेक किया तो क्या बना, RCH डबल बॉन्ड CH रेडिकल और CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब देखो ये क्या है हमारा प्राइमरी, ये देखिए ये एलाइलिक रेडिकल है, क्या है, एलाइलिक रेडिकल। यहां पे क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, यानी कॉन्जुगेशन में है, यहां क्या हो रहा है, रिजोनेंस में हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे स्टेबल होगा, देखिए ठीक, ये ऐसे स्टेबल होगा। ये देखिए इसमें इधर भी कॉन्जुगेशन, इसमें इधर भी कॉन्जुगेशन, तो यहां पे क्या हो गया, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक।
अब क्या है, हमें पता है कि देखो ध्यान से, जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स वो आपकी क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्जुगेशन, है ना, कॉन्जुगेशन, ये दोनों की प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के। यही तो अभी हमने पढ़ा, बस सिंपल से निकाल लीजिए। देखिए मान लीजिए आपका मॉलिक्यूल ये क्या था, ए, ये क्या था, बी, ये क्या था आपका सी, ठीक। अब देखो ये सी, तो यहां पे इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ए की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सी। इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी क्या हो जाएगी, लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में करने होते हैं। तो आइए और एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, अब देखो ये हो गया स्टेबिलिटी का। अब हम एक आपको रोल समझाने जा रहे हैं कि रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या परसेंट एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो जब ये हम फैक्टर्स पढ़ रहे होंगे तो इसमें हम स्टेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बता देंगे, आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे। देखो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, इथेन दे दिया, और हमने आपको एथीन दे दी, और हमने आपको एसिटिलीन दे दिया, ठीक। अब इसमें CH की बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ली गई, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले क्या करिए, फ्री रेडिकल बना लीजिए, बन गया फ्री रेडिकल, इसका भी फ्री रेडिकल बना लीजिए, बन गया, ठीक। अब इसका भी फ्री रेडिकल बना लीजिए, बना लिया फ्री रेडिकल, ठीक। अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल का, यहां पे देखिए, ठीक, ये वाला मॉलिक्यूल देखिए, या इसी में देख लीजिए, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3, ठीक। अगर हम इसकी बात करें, इसमें बात करें हाइब्रिडेशन की तो sp2, ठीक, और इसकी हम बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर क्या हो गया, 50%, यहां पे परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर कितना हो जाएगा, 33%। यहां पे हम इसके परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर की बात करें तो कितना हो जाएगा, 25%, ठीक। तो हमको पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या इसी को बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, या इसी में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉलिक्यूल की उतनी ज्यादा होगी, उतना ही हमारा बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, यानी उसकी उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा ये होगा, यह हो जाएगा मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इतना समझ गए, ये हमारा रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का एक रोल हो गया, ठीक। लेकिन आइए हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का भी कॉन्सेप्ट यहां पे कैसे लगेगा, ठीक। देखो भैया ये क्या है, sp, ये क्या है sp2,
इसका जो फ्री हाइब्रिडेशन था वो sp3 था। ठीक, तो यहां से यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या हो रही है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स क्या हो रही है, इंक्रीजेस, क्योंकि परसेंटेज ऑफ इस करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीजेस यानी क्या हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ गए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि ये रेडिकल बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होगा, ये बनना ही नहीं चाहेगा, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक बॉन्ड, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन का रोल हमारे मॉलिक्यूल में होता है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। मान लीजिए हमने आपको बेंजाइलिक रेडिकल दे दिया, क्या दे दिया, CH2H, एक बार हमने आपको दे दिया CH2H, ये एलाइलिक है, और साथ में हमने आपको दे दिया CH2, और एक बार हमने आपको दे दिया एसिटिलीन का। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया कि CH की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए। तो ध्यान से देखो, अब कुछ ज़्यादा तोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका sp3 होगा, इसका क्या हो जाएगा sp2, इसका यहाँ पे sp3, यहाँ पे इसका sp3। तो देखिए सॉरी ये sp होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे sp करेक्टर ज़्यादा है, sp हाइब्रिडेशन है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा होगा। जब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ऐसे निकाल लीजिए, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक, इसमें देखें तो ये sp2 है तो C आ जाएगा। ठीक, अब इसके और इसके केस में हमारा sp3 हो गया, ये एलाइलिक स्टेबल है, ये कैसा है, बेंजाइलिक स्टेबल होगा। इसकी और इसकी अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है, क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ बेंजीन से कॉन्जुगेशन है, यहाँ केवल एक बॉन्ड से कॉन्जुगेशन है, तो ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब क्या होगा, बी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। तो ये हमारा एक जनरल ट्रेंड हमारे मॉलिक्यूल में कुछ इस तरह से बन के निकल आएगा। ठीक, तो आप इसको कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए, अब आपको दे दिया जाए कि ऐसा कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, CH3 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 CH2 CH3। ठीक, एक एग्जांपल हम आपको दे दें, CH3H। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इस बार क्वेश्चन बदल रहा हूं, कि CC की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए। CC की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, थोड़ा सोचिए। सोच लिया, देखो अब क्या होगा, यहां पे करना वही है, पहले इसको तोड़ दीजिए फ्री रेडिकल के आधार पे, तो यहां पे CH3 रेडिकल, यहां पे CH3 रेडिकल, बहुत आसान है। यहां पे इसको तोड़ दीजिए तो ये बनेगा CH3 रेडिकल CH2 रेडिकल, यहां पे इसको तोड़ दीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, CC पूछा है कि CH पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे H और ये CH3 रेडिकल। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, ये मिथाइल रेडिकल बना, क्या बना, मिथाइल रेडिकल। ये क्या बना, प्राइमरी, ये क्या बना, सेकेंडरी। सेकेंडरी रेडिकल क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। अब जब सेकेंडरी रेडिकल हमारा ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी,
कम होगी। तो जो जनरल ट्रेंड हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या होगा, ज़्यादा होगा। चाहे वो CH का पूछे, चाहे वो CC बॉन्ड का पूछे, आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके केस में वही ट्रेंड फॉलो करेगा। देखिए अभी हम बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा तो वहां पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के साथ क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा अभी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो ये फैक्टर हो गया हमारा CC बॉन्ड लेंथ का। अब एक फैक्टर और आता है इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन डालिए, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, देखो मान लीजिए हमने आपको एक हाइड्रोजन दे दिया, हाइलो एसिड दे दिया, HF, HCl, HBr और HI। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे हाइलो एसिड्स हैं। क्या है, हाइलो एसिड्स। ठीक, जब ये हमारे हाइलो एसिड पूछ ले इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए, तो देखो H छोटा है, ये हाइड्रोजन है मान लीजिए, फ्लोरीन भी क्या है, छोटा है, इसका 1s ऑर्बिटल, इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, 2p, इसके पास क्या होता है 2s 2p, है ना, ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। लेकिन फिर यहां पे गए तो इसमें क्या हो गया, इसका तो 1s, इसका 3s 3p, है ना, और इसका यहां पे 1s 4s 4p, और इसका यहां पे 1s ऑर्बिटल, और इसका 5p 5p। तो देखिए यहां पे हाइड्रोजन का साइज तो सेम था, लेकिन यहां से इनका जो हाइड्रोजन्स का होता है, इनका साइज ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस। क्या हो गया, जब साइज ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो गया तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पे ओवरलैपिंग पुअर हो जाती है। अब जब इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, कहते हैं जितना लंबा उतना कमजोर, तो जैसे ही बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। इस तरह से आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपका हेलोजन एसिड हो गया। तो इसके जनरल ट्रेंड की वो यहाँ पे इसका 1s ऑर्बिटल, इसका 2p ऑर्बिटल क्या होता है, ओवरलैप होता है, मैक्सिमम ओवरलैप। यहाँ पे इसका 1s ऑर्बिटल इसके 3p ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है, तो ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो गई। यहाँ पे तो 5s और 5p बहुत ही बड़ा हो गया, ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, बहुत पुअर होगी। ये ऐसे ओवरलैपिंग करेगा। ये देखिए छोटा हाइड्रोजन है, ये हेलोजन है, आयोडीन है, तो यहाँ पे बस केवल हल्की से ओवरलैपिंग होगी, इसलिए यहाँ पे इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और एक एग्जांपल समझने के लिए मैंने मान लो आपको एग्जांपल दे दिया, CH3 H फ्लोरीन, CH3 H क्लोरीन, CH3 H ब्रोमीन, और CH3 आयोडीन। ठीक, इस तरीके का है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, यही, क्योंकि यहां पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम पुअर होगी, तो यहां पे इसकी मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपका कुछ ऐसे होगा। आप बात समझ गए कि इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हम बॉन्ड लेंथ का केस कैसे देखते हैं। तो ये हो गया आपका हाइलो एसिड्स का, आपके एग्जाम में आता है। एक एग्जांपल है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वो क्या होता है और वो कौन सा एग्जांपल है पूछा जाता है, और वो एक्सेप्शन केस होता है। क्या होता है, एक्सेप्शन केस होता है। तो उसको हेडिंग डालिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइलोजेंस, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइलोजेंस। क्या डालना है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, बॉन्ड
डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन्स। और ये लिख लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन केस आएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन्स कितने होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो सबको पता है कि यहां से यहां साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंक्रीजेस। तो क्या होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करे। ये हमारा क्या है, एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। बट दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू। तो ट्रू क्या होता है, ट्रू ये वाला होता है, जो सही ऑर्डर है वो सही है कि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा होती है F2 से, और फिर आयोडीन से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो क्लोरीन की हो जाती है, इवन ब्रोमीन की भी ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये ऑर्डर हमारा सही है। तो अगर हम बात करें फ्लोरीन की, देखिए फ्लोरीन की, फ्लोरीन इसका यहाँ पे साइज छोटा है, साइज क्या है, स्मॉल है। तो जब साइज स्मॉल है तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, होगा कि नहीं। तो ये साइज छोटा होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या है, एक दूसरे के पास रहते हैं, यानी क्लोज रहते हैं। क्लोज होने की वजह से इनके इसका इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, रिपल्सन, बॉन्ड में रिपल्सन हो जाता है। और तो इस जो एक ही इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन, तो इसको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या हो जाता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ही रिपल्सन हो जाता है। जैसे ही रिपल्सन होगा तो क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस। बात समझ गए? अरे भैया बॉन्ड बनना चाहिए, बॉन्ड तो बना, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था आपस में, उसका फ्लोरीन का, एक फ्लोरीन का दूसरे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपल्सन होने लगा। जब भैया चीजें रिपल्सन होने लगती हैं तो बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, यानी बॉन्ड क्या हो जाता है, थोड़ा वीक हो जाता है, इसलिए उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए इस आर्डर को आप लोगों को याद कर लेना है। ये आर्डर एग्जाम में जरूर दिया होगा, इसको टिक करके नहीं आना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, चलो उसमें एक्सेप्शन नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शंस होते हैं वही एग्जामिनर आपके एग्जाम में उन क्वेश्चंस को पुट अप करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ के कुछ और जाते हैं, एक्सेप्शन छोड़ देते हैं, वही हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा, कि नोट करके लिख लीजिएगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये हो गया। या ऐसे लिख लीजिएगा कि आयोडीन से ज़्यादा होती है और बाकी दोनों से कम होती है। इस तरह से आप उसको लिख लीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक ये हो गया। अब देखो, अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, एक और एग्जांपल्स की बहुत अच्छी आती है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखा, देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स, देखिए अगर आपसे दे दिया जाए कि यहां से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताइए, चलिए इसकी नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं जो एग्जाम में O2 और N2 को बॉन्ड डिसोसिएशन, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहां पे 2 बॉन्ड, यहां पे 3 बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। ठीक, ये आपका बहुत ही बेसिक था, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखो, अब डालना है हेडिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आइसोटोप्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ आइसोटोप्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन आपके प्रायोरिटी पे रहता है। तो मान लीजिए अगर हम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स की बात करें, H2, प्रोटियम, D2 की बात करें ड्यूटेरियम, और T2 की बात करें तो ट्रीटियम, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो आपको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरल ट्रेंड लिखिएगा। जनरल ट्रेंड क्या होता है? ग्रेटर द मास लार्जर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी मास जितना ज्यादा होगा आइसोटोप का, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी जो जितना भारी होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। मैं आपको बता दूं ये कॉन्सेप्ट कैसे आते हैं। ये कॉन्सेप्ट जब आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो वहां पे 0 पॉइंट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको इक्वेशन याद हो तो ये वाली इक्वेशन 1/2 पाई रूट के अपान म्यू, ये रिड्यूस्ड मास होता है। ये रिड्यूस्ड मास इसके 0 पॉइंट एनर्जी से रिलेट करके क्या होता है, जब इसका मास ज़्यादा होगा तो उसमें 0 पॉइंट एनर्जी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अभी आप इतना याद लिख लीजिए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हेवियर आइसोटोप्स, हेवियर आइसोटोप्स, हेवियर आइसोटोप्स। तो अगर हम बॉन्ड इसके बात करें हाइड्रोजन की, तो T2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू D2 एंड एज कम्पेयर टू H2। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है आपके एग्जाम में? क्वेश्चन इसलिए आता है, देखिए क्वेश्चन आपको कैसे करके आता है। ये तो आ गया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन ये आता है वाई रिएक्शंस ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आता है, वाई रिएक्शंस ऑफ H2 आर फास्टर देन D2। कुछ भी क्वेश्चन की लैंग्वेज हो सकती है, D2। तो पूछेगा इसका द करेक्ट रीजन क्या है, तो करेक्ट रीजन इज बिकॉज ऑफ लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2। देखिए अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने 2 रिएक्शन लगाई, ठीक, 2 रिएक्शन लगाई, मान लीजिए आपने ऐसे रिएक्शन लगाई, कोई मॉलिक्यूल ऐसा है समझने के लिए, इसको आपने H2 से रिएक्ट करवा दिया, इसको आपने D2 से रिएक्ट करवा दिया, दोनों को इसी से रिएक्ट करवा दिया, ठीक। अब देखो बॉन्ड रिएक्शन होने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो जो यहाँ पे H का जो बॉन्ड होगा और जो ड्यूटेरियम का बॉन्ड होगा ये तोड़ना चाहिए, ये टूटेगा, ये भी टूटेगा, लेकिन यहाँ पे लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये तुरंत ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा ये तुरंत रिएक्ट हो जाएगा, यानी ये क्या करेगा, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे A बॉन्ड B बॉन्ड H हो जाएगा। तो देखिए H2 रिएक्ट हो गया फास्टर एज कंपेयर टू D2। द रीजन इज दैट कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कम है एज कंपेयर टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ D2। एक क्वेश्चन ये आता है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आप इसकी दे दी जाए, ये भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसमें ये। तो इसमें Ct की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू Cd एज कंपेयर टू CH। तो आप इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो आर्डर होगा, क्यों, ये हैवियर आइसोटोप है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू Cd एज कंपेयर टू CH। तो ये रोल कहाँ पता चलता है, जब आप आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे ये रोल पता चलता है कि भैया ये तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप उसके हिसाब से इसका रेशियो करके आप निकाल सकते हैं। आइसोटोपिक एक्सपेरिमेंट में इसका काम होता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। करना है, ब्रेक करना है, ये जो रेडिकल बनेगा इसमें फ्लोराइड रेडिकल बनेगा, इसमें OH रेडिकल बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, CH3 रेडिकल, ठीक है, CH3 रेडिकल। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ इसकी बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीजेस, ठीक,
जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिक्रीजेस, ये जो फ्री रेडिकल बनेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, किसकी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। ठीक, इतना समझ गए। अब देखो अगला एग्जांपल, इसमें भी क्या करना है, अगर हम इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बताएं CH3F, इसमें हम बताएं तो ये CH2OH बनेगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो CH2NH2, यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो देखिए अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है, यहाँ पे जो ये है, तो ये फ्लोरीन देखिए यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे देखना है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये रेडिकल क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। रीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक, एक ये रीजन हो गया। इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर हम बात करें तो CH2F रेडिकल की और हम बात करें CH2NH2 रेडिकल की, हम दो को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक, एक और रीजन है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि ये ज़्यादा लेस स्टेबल होगा तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एक रीजन और है कि देखिए फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2p ऑर्बिटल, और फ्लोरीन रेडिकल के पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल होगी एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक, इसके पास भी, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सेम कार्बन पे लगा है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा, देखिए ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। मोर बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोर बैक बॉन्डिंग की ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। जैसे मोर स्टेबल होगा तो इसकी लेस BD ये हो जाएगी। बात समझ गए। ये देखिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, ये क्या करेगा, ये तुरंत दे देगा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तुरंत पास वाले को दे देगा कि भैया तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, तुम स्टेबल हो जाओ। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये रीज़न हो गया। ठीक, अब देखो, अब इसको और इसको कंपेयर करो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो रेडिकल बनेगा CH2 रेडिकल बनेगा, यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा CH2F रेडिकल। अब देखो ध्यान से, ये रेडिकल और ये रेडिकल, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, ये -I ग्रुप लगा है। फ्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी -I, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से आ सकता है कि स्टेबिलिटी बता दीजिए या उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता दीजिए। एक पढ़ेंगे दोनों आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको इसको करना है। अब देखिए मैं आपको टोटल अभी 3 प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, वहां पे मैं आपको लिखूंगा, आप लोग प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, दिया गया है कि आपको पहली प्रॉब्लम में मैंने आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया है जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन लेबल कर दिया है, इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बतानी है। तो आइए बात करते हैं। तो देखो अब सबको क्या करना है, सबको ब्रेक करना है और रेडिकल बनाना है। तो रेडिकल क्या होगा, तो जब ये ब्रेक करेगा तो ये बनेगा प्राइमरी रेडिकल। ठीक, ये क्या बनेगा, ये हमारा सेकेंडरी बनेगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, सॉरी ये टर्सरी बनेगा। ठीक, और ये हमारा क्या बनेगा, ये सेकेंडरी बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा, एलाइलिक बनेगा। ठीक,
तो बॉन्ड देखिए अभी इसी एटम में कंपेयर करना है, तो ये देखिए ये जो प्राइमरी रेडिकल है ये लीस्ट स्टेबल होगा, तो जो हमारा HD की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑल थ्री। अब इसकी और इसकी कंपेयर की बात करें तो, और ये देखें सेकेंडरी, तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो ये है हमारा एलाइलिक है, एलाइलिक क्या होगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज है, और सेकेंडरी एलाइलिक है तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो C की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो सबसे कम होगी, सॉरी उसको मैंने लेबल किया है A, ठीक। अब हम B और C को अगर कंपेयर करें तो B और C में देखिए जो C है हमारा क्या है, टर्सरी, ज्यादा स्टेबल होगा, ये क्या होगा, कम स्टेबल होगा। तो HD की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर आ जाएगी हमारे HB की, फिर HC की, फिर हमारा HA का। बात समझ गए, ये प्राइमरी है लेस स्टेबल, सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन। इन तीनों को कंपेयर किया तो देखा गया कि जो सेकेंडरी ये वाला था, ये सेकेंडरी हमारा सबसे ज्यादा लेस स्टेबल था इन तीनों के कंपेयर में, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी B की क्या होगी, सबसे ज्यादा। इसको और इसको कंपेयर करें तो टर्सरी जो होगा हमारा लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एलाइलिक सेकेंडरी रेडिकल, तो C की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, A की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो देखिए जब कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया जाए, कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड दे दिया जाए तो देखिए ये बनेगा मिथाइल रेडिकल, क्या बनेगा, मिथाइल रेडिकल। इसका मान लीजिए नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो ये मिथाइल बनेगा, ये इथाइल बनेगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ये देखा गया है कि जो मिथाइल की एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इथाइल, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक। तो A और B। ये देखिए एलाइलिक रेडिकल है, ये क्या है, D, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड है, ये ब्रेक होगा ही नहीं, ये ब्रेक होगा ही नहीं, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा होगी क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। मान लीजिए आपने इसका रेडिकल बनाया भैया, अगर आपने इसका रेडिकल बनाया तो ये बनेगा लोकलाइज रेडिकल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल, ये क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो भैया ये ब्रेक ही नहीं होगा, जब ब्रेक नहीं होगा तो D की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर A की हो जाएगी, फिर B की हो जाएगी, C की सबसे कम हो जाएगी, C की। तो ये हमारा एक जनरल ट्रेंड निकलेगा, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड नहीं टूटेगा क्योंकि भैया जो टूटेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, कंपाउंड वो खुद ही स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा हो जाती है। अब आइए इसकी बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारे CSIR नेट में पूछा गया था, 2 मार्क्स का था, बहुत आसान है। तो देखिए भैया इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp3 और इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें sp। तो भैया sp है सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो C का जो रेडिकल होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मैं बार बार इन्हें लिख रहा हूं कि भैया परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, समझ गए होंगे। sp है, sp की वजह से परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर ज्यादा हुआ, जैसे परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर ज्यादा बॉन्ड क्या हो गया, ज्यादा स्ट्रांग हो गया क्योंकि जो इसका रेडिकल बनेगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें और इसमें कंपेयर करें, ठीक। तो देखिए ये फिनाइलिक हो गया, ये फिनाइलिक हो गया, तो C की A से ज्यादा हो जाएगी, sp3 है सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था, क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि sp भी दिया था, स्टेनिलिक और फिनाइलिक भी दिया था। कुछ लोग इसको मार के आ जाएंगे, तो प्रियोरिटी हमेशा हाइब्रिड परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर देखना है, उसके बाद आपको जाना है हाइब्रिडाइजेशन या उसके एसिटिलाइलिक है कि फिनाइलिक है क्या दिया हुआ है। तो इस तरह का आप कर सकते हैं। फ्री के 2 नंबर थे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो देखिए जो ये कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं है कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और ये लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे, चाहे वो आइसोटेप के आधार पे हो, चाहे बॉन्ड लेंथ के आधार पे हो, चाहे वो परसेंटेज ऑफ फेस कैरेक्टर, कोई भी रोल होगा, किसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में
आ जाएगा। कभी कभी तो बहुत आसान दे देते हैं O2 और N2 के बीच में, तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का रोल आ जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हुई। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताया जाता है, MOT थ्योरी से बताया जाता है, तो उसका ट्रेंड अलग चलेगा। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पूरा बताया गया है। तो आज का हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।